डन। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, राम राम, स्वागत आप सभी का। कल लास्ट हमने जो है एक टॉपिक कंप्लीट करवाया था और वो थे भारत के प्रमुख दर्रे, और हिमालय का पार्ट चल रहा था तो हिमालय में करवाया था। भारत के अंदर प्रायद्वीप भारत का जब चलेगा तो उसके अंदर 4-5 दर्रे हैं, वो कंप्लीट करेंगे हम लोग, राइट। आज एक नया टॉपिक चलेगा और वो है टॉपिक यस, भारत के उत्तर में है, इसलिए उत्तर भारत का कैसा मैदान? विशाल मैदान। ध्यान दें, ठीक है। लिखना बंद करें और मेरे कुछ शब्दों पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, ओके। देखिए प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा हिमालय, आपने क्या पढ़ा? हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, काफी सारी क्या निकलती हैं? नदियां। और उन नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है मिट्टी, जिसको कहते हैं अवसाद या फिर सिल्ट। भाई एक बात बताइए, कभी भी जल आता है नदी के साथ में तो अपने साथ में चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े और मिट्टी को भी क्या करता है? बहा कर लाता है, राइट। तो जब यहां से हिमालय से नदियां नीचे की तरफ आती हैं तो प्यारे विद्यार्थियों ये वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये पूरा एक विशाल मैदान बनाता है। ये विशाल मैदान सभी मैदानों से सबसे बड़ा है। यानी कि अगर बात करें, मैंने कहा कि इस मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों द्वारा होता है। जब भी कभी अवसाद की चर्चा हो तो मतलब जल प्लस मृदा प्लस चट्टानों के टुकड़े, ये होता है। और जब ये सब चीजें होती हैं तब मिट्टी का एक प्रकार बनता है, जैसे लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लोमी मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। जहाँ पर पहले कभी ज्वालामुखी रहा हो तो वहाँ पर काली मिट्टी मिलती है, जहाँ कहीं भी बारिश ज़्यादा हो तो वहाँ पर लैटराइट मिट्टी मिलती है, जहाँ पर कभी हिमालय क्षेत्र हो, पर्वत क्षेत्र हो तो वहाँ पर्वतीय मिट्टी मिलती है, जहाँ पर बारिश आती है सूखा पड़ा रहता है वहाँ पर लाल पीली मिट्टी मिलती है, और जहाँ पर इस प्रकार से अवसाद वाली मिट्टी आती है तो वहाँ पर दोस्तों मिट्टी बनती है जलोढ़। कौन सी बनती है? जलोढ़। और ये जलोढ़ मिट्टी सभी मिट्टियों में, सभी मृदाओं में सबसे अधिक क्या होती है? उपजाऊ होती है। अब एक शब्द लिखा उपजाऊ, उपजना, उपजारी है, उपजाऊ है, तो कहने का मतलब किसको उपजाने की बात चल रही है? वेरी गुड, कृषि, खेती। ये मैदान जब हिमालय की कोई भी नदियां
आती हैं, इनकी सहायक नदियां, ये सब बहा करके लाई गई मिट्टी को यहां पर इसने जमा किया, और जमा करने से अपने साथ में यहां पर जो एरिया जमा पूरा का पूरा वो क्या कहलाया, उत्तर भारत का विशाल मैदान कहलाया। सबसे उपजाऊ वो जलोढ़ मिट्टी। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ऊपर का, ये एरिया जलोढ़ मिट्टी का मैदान है, और जो सबसे ज्यादा क्या है, उपजाऊ। उपजाऊ कोई चीज होती है तो भाई साहब उसमें हम क्या उपजाते हैं, कृषि, खेती करते हैं। एक शब्द आता है हरित क्रांति। क्या शब्द आता है प्यारे विद्यार्थियों? जब इस दुनिया में सबसे पहले अनाज उगाने के लिए, खेती करने के लिए, जहां पर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन एक साथ लोगों ने उगाया, नई नई किस्में तैयार करके, वो जगह थी मैक्सिको। कौन सी जगह थी? मैक्सिको। विश्व के मैप के अंदर अगर आप उत्तरी अमेरिका देखते हैं तो ऊपर कनाडा, यूएसए, और ये इतू सा देश क्या है, यहां पर शुरुआत की थी, क्योंकि यहां पर पेरीज घास के मैदान मिलते हैं। और आज मैक्सिको तो नशे की चपेट में है, लेकिन इसके ऊपर के दो देश यूएसए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा, पूरी दुनिया में इनके जितने बड़े खेत एग्रीकल्चर किसी के नहीं है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल, मक्का और गेहूं ये लोग ही उगाते हैं। पेरीज घास के मैदान, उपजाऊपन, नदियों का पानी, बरसात का पानी सब इकट्ठा करके खेतों में उपयोग करते हैं। इवन साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि ये लोग जो है जहां पर नमी की मात्रा नहीं बढ़ रही तो वहां पर हेलीकॉप्टर से बादल बनवा करके और फिर बारिश करवा देते हैं नमी करवा के ऊपर। ये भी सिस्टम कर लेते हैं ये लोग। सबसे पहले मैक्सिको में शुरुआत हुई थी और ये लगभग 1959-60 में हुई थी। करने वाला व्यक्ति था जिसने शुरुआत की थी, उसका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। इसके नाम से सबसे बड़ा एक पुरस्कार दिया जाता है कृषि क्षेत्र का, जिसका नाम है बोरलॉग पुरस्कार। क्या नाम है? तो दुनिया में सबसे पहले हरित क्रांति कहां हुई? 1959-60 में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा। यानी कि नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति का विश्व में क्या कहलाया? जनक। लेट्स सी, भारत नाइनटीन 1961 में भारत की माथाफोड़ी होती है चीन के साथ। किसके साथ? चीन के साथ। 1964 के अंदर भारत में पड़ता है अकाल। क्या पड़ता है? और भारत में 1965 के अंदर फिर माथाफोड़ी होती है पाकिस्तान के साथ। क्लियर? क्योंकि भारत तो माथाफोड़ी का देश। ओके, कोई हमारी जगह पर बैग रख रखा है, यहां पर कोई दूसरा बैठ गया तो माथाफोड़ी। कोई बस में बैठे हैं, सीट 2 लोगों की है, एक पर बैग रख रखा है, बोल भाई साहब बैग उठा ले, कौन उठाऊं? माथाफोड़ी। हर बात में माथा। क्लियर? किसी दीदी के बाल झड़ रहे हैं तो माथाफोड़ी। बता बात। कोई दीदी ज्यादा मोटी हो रही है तो माथाफोड़ी। कोई दीदी इतना खा रही है फिर भी सूखती जा रही है, बलोकड़ी हो रही है, नहीं समझे आप, तो माथाफोड़ी। तो भारत तो माथाफोड़ी का देश। ओके, अब मैं बार बार ये रंग चेंज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, मेरा काम है माथाफोड़ी। पता था मुझे पता था। क्लियर? क्योंकि तुम शाणे, तुम्हें भारत में इतनी सारी चीजें होती 1965 तक। किसी भी देश के साथ में युद्ध होना, तो आप ये मत समझना कि आप युद्ध हो गया तो आप लोग शांति से बैठे रहेंगे। दूसरे देशों से आने वाला सामान भी क्या हो जाता है? बंद। ऊपर हवाई जहाज भी उड़ रहा होता है किसी दूसरे देश का, तो वो भी रास्ता चेंज करता है। मान लीजिए कोई मिसाइल ऊपर जाकर भटीड़ हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा?
कोई जहाज आ रहा है उसके ऊपर मिसाइल पड़ गई फिर भटीड़ दे हो गई तो कौन करेगा, कौन माथापोड़ी ले। और भारत के साथ माथापोड़ी हो रही है इतनी, और अकाल और पड़ गया। अकाल का मतलब भारत के अंदर बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई तो कृषि नहीं हुई, और नहीं हुई तो लोगों के खाने के क्या पड़ गए, लाले पड़ गए। तो मैक्सिको ने गेहूं भिजवाया, और मैक्सिको गेहूं भिजवाता था, याद करिएगा जब हम कई बार गेहूं को छानते हैं और छानने के बाद में उसकी जो रफी बचती है, हालांकि ये चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, वो और रेड कलर के गंदे गेहूं उनको पानी में भिगो करके भारत में भेजा करता था। और भारत में दोस्तों जब गेहूं आते थे तो बहुत ज्यादा सड़े गले गेहूं आते थे जिनको मजबूरन जो है गरीब लोगों में बांटना पड़ता था। भलाओ एक आदमी का जिसका नाम है एमएस स्वामीनाथन, क्या नाम है इनकी, गत अक्टूबर 2023 के अंदर इनका निधन हो गया। ये भारत के कृषि वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1967-68 के अंदर भारत में शुरू की इन्होंने क्या, हरित। अब हरित क्रांति के लिए इन्हें चाहिए था उपजाऊ मैदान। क्या चाहिए था, जो कि उपजाऊ मैदान हम पहले ही बता रहे, ये रहा। इसमें आप देखिएगा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, क्लियर। हरित क्रांति के लिए इन्होंने उपजाऊ मैदान लिया, और सबसे पहले इस हरित क्रांति की शुरुआत जो की इन्होंने, तो ये मैक्सिको से जो गेहूं आता था इसकी 2 किस्में तैयार की मैक्सिकन गेहूं की इन्होंने हरित क्रांति के दौरान। कौन कौन सी गेहूं की 2 किस्में, एक कल्याणी सोना और एक सोना नोट बाबू लीका। जब इन्होंने शुरुआत की दोनों की, तो इस उपजाऊ मैदान के अंदर 2 नहीं 3 राज्य लिए, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये मैदान वहां पर काम आया। पहले ये पूरा जंगल का एरिया था, यहाँ पे वन क्षेत्र था। फिर इसको आने वाले एक समय के अंदर इस वनों को काट करके और इसके अंदर क्या करना शुरू किया साहब, कृषि करना शुरू किया। उसके बाद में दोस्तों कभी भारत के अंदर जो है किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। तो गेहूं की जो किस्में हैं यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर गेहूं उगाया, और ये भारत का लगभग 40% जो क्षेत्र है उसको क्या किया, कवर किया। ओके, देखिए स्टेप टू स्टेप हम बढ़ रहे हैं। पहले हमने हिमालय की बात की थी, उसके बाद में किसकी बात कर रहे हैं, मैदान। फिर नीचे हम प्रायद्वीप भारत और तटीय मैदानों की धीरे धीरे आगे चलेंगे। ओके, इसका पूरा एक मैप भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये ऐसा इन्होंने किया था। तो ये बताइए क्या मैदान हमारे लिए उपयोगी था, अर्थ आया नहीं था, बिल्कुल। ओके, उतारो। थोड़ा स्पीड से, समय खराब नहीं करेंगे। तार लिए, कॉपी के एक तरफ इस प्रकार से निशान बना करके आप ऐसे कर सकते हैं। हरित क्रांति की बॉक्स में डाल देना पूरा, ताकि आपको समझ में आए।
कि हरित क्रांति के दौरान ऐसा हुआ था। ये विश्व में हुई थी, विश्व, ये भारत में हुई है। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। कई दीदियाँ लिखते लिखते भी बात कर रही हैं आपस में, पता नहीं कितनी ज़रूरी बात है। मैं मेरी पर आ गया तो बोलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। देखा होगा अक्सर आपने मेरी इक्वालिटी। कुछ दीदियों ने तो अपना व्यवहार बहुत ज़्यादा बदल लिया, मैं बहुत खुश। दिवाली पर उनके नाम का दिया जलाऊंगा। है अच्छा, मतलब आप सोच रहे हैं कि मैं आप की बात कर रहा हूँ, है ना? किसी की भी बात कर रहे हो मतलब नहीं, मतलब तो मैं सब समझ रहा हूँ, समझे? एक तार लिया, कौन तारा? और ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? वो कहीं बढ़ गो। हाँ, उतार लिया। चल, अब तो उतार लिया होगा। बनाओ, मेरे साथ साथ बनाते रहो। सब किलोमीटर में आएगा। किसी ने भी कोई गड़बड़ की तो अच्छी बात नहीं होगी। एक चित्र तो ये है, लगभग 240 से 320 किलोमीटर की चौड़ाई है, और ये 420 नहीं, इसको 480 करना। इसके पश्चिम दिशा में 480 किलोमीटर चौड़ाई है, और इसके पूर्व दिशा में 150 किलोमीटर, और टोटल जो है ये लगभग, अगर इसकी लंबाई बोलें तो 3200 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 3200। ये कर देना पूरा, और इस मैदान का विस्तार मिलता है। लिख लिया क्या? बता लो। इसी में दो छोटी छोटी बातें और कर देना। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से गहराई 2000 मीटर गहरा है। इतने एरिया तक मिट्टी मिट्टी मिलेगी आपको, और 185 मीटर जो है समुद्र तल से ऊंचा है।
उतार लिया। ये तो इसका अपन ने नाप जोग बता दिया पूरे का, पूरा जो था इसका पूरे का हमने नाप जोग करके आपको बता दिया, पूरा एग्जैक्ट जो एनसीईआरटी मानती है वो वाली बात बताइए आपको, ठीक है। यानी कि इसकी चौड़ाई जो है कहीं पर ज़्यादा चौड़ी कहीं पर कम चौड़ी, तो 240 से 320, और इसके पश्चिम दिशा की तरफ कितना है 480, पूर्व दिशा की तरफ क्या है 150, और कुल लंबाई अगर कोने से कोने को नापे तो कितना है 3200 किलोमीटर। समुद्र तल से कितना ऊंचा है 185, गहराई कितनी है समुद्र तल से 2000 मीटर नीचे तक, राइट। यानी कि लगभग 2 किलोमीटर तक नीचे चले जाओ तो मिट्टी मिट्टी आपको मिलेगी। क्षेत्रफल सात लाख वर्ग किलोमीटर, विश्व का जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित सबसे बड़ा मैदान, भारत का सबसे नवीन भौतिक प्रदेश, जिसका निर्माण चतुर्थ कल्प में हुआ है। इस मैदान का निर्माण सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां व इसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है, अतः इसलिए इसका उपयोग कृषि व मानव निवास के लिए किया जाता है। मानव निवास के लिए किया जाता है। लिख लिया। भारत की अधिकतम जनसंख्या
भारत की अधिकतम जनसंख्या इसी मैदानी क्षेत्र ऑब्लिक भौतिक क्षेत्र में आज तो खाटो खाऊं लगा रहा जा बड़ा वो जुकाम लागी करती है। भारत की अधिकतम जनसंख्या इसी मैदानी क्षेत्र या भौतिक प्रदेश में क्या करती है? निवास। अब निवास करने का कारण क्या है कि जाहिर सी बात है कृषि एरिया है, तो वैसा तो है नहीं कि रहे तो दक्षिण भारत में और खेती करने आए यहाँ पर, तो यहीं पर ही क्या बना लेते हैं। जो लोग गांव के शहर के अंदर नौकरी लग जाती है, कहीं पर नौकरी लग जाती है, शहर में बिजनेस है, काम है, धंधा है, तो क्या यहीं पे मकान नहीं खरीदेंगे? जयपुर में बिल्कुल खरीदेंगे। तो यहीं पे धीरे धीरे शहरों में जनसंख्या बढ़ती जाती है। तो इस भौतिक प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। सारे भौतिक प्रदेशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? इस क्षेत्र में। क्यों पाई जाती है? क्योंकि भाई साहब ये मैदान अत्यधिक उपजाऊ है और इसका उपयोग क्या करने के लिए, इसलिए मानव निवास ज्यादा पाया जाता है। तो इसमें एक पॉइंट और जोड़ दिया कि यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। ओके, ओ माय गॉड लिखेगा। उत्तर भारत के विशाल मैदान, बीचों बीच लिखेंगे, का वर्गीकरण बाड़ाओ दो भागों में बांटते हैं। एक प्रादेशिक आधार पर और एक संरचना के आधार पर। कशा कशा बांटे हैं तो देखो, 1 2 3 4 और अंडी ने बंडी ने 4, अंडी ने भी 4। वाव, प्रादेशिक आधार पर आलियो। हाँ, सतलज का मैदान, राजस्थान का मैदान, और गंगा का मैदान, और ब्रह्मपुत्र का मैदान, और अठिने भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश। बाद में पढ़ेंगे, पहले बातचीत। हाँ चल चल, क्या बात कर रहे थे दीदी? आप खड़े हो हैं? हाँ, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे थे, शायद मेरी देखने में दिक्कत होगी। खादर प्रदेश। अति झूठ बोले चे क्लास, अति झूठ बोले चे जी की हद को नहीं बोलो। फैले के लोग झूठ बोलते मर जाया करते थे, आजकल वालों को बुखार भी नहीं चढ़ता। अति झूठ बोले चे क्लास।
ऐसा आप पहले रुंगष्टी खेल लेते ना मेरे साथ तो मैं शायद कंटिन्यू नहीं करता क्लास को, लेकिन अब तो बीच में मझधार में ठीक नहीं। ये है साहब इसका। बताओ पहला कौन सा पढ़ोगे? इंगड़ी मिंगड़ी कर रहा था। हाँ, ये पढ़ते हैं पहले प्रादेशिक। अब मेरे पास में कोई चुटकुले तो है नहीं, तो बीच बीच में मैं मेरी इससे थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा हंसाता रहूं। नहीं समझा? कितना गम भरा। हाँ हाँ सर, हाँ चलने दो। प्रादेशिक आधार पर पढ़ेंगे। किसके आधार पर पढ़ेंगे? प्रादेशिक। समझना। थावस राख। प्रादेशिक आधार अपन देखते हैं। कौन सा देख रहे हैं? राइट। सतलज का मैदान मतलब किस नदी के द्वारा? मतलब ये नदियां जो आ रही थी, ये नदियां जो आ रही थी इसमें सतलज नदी, राइट। तो सतलज नदी यहां से जा रही थी कोई यहां पर, तो इस नदी के द्वारा ये मैदान इसकी सहायक नदियों के द्वारा बना होगा। फिर राजस्थान का मैदान, फिर गंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा, फिर एक मैदान जो है किसके द्वारा? ब्रह्मपुत्र के द्वारा। तो सतलज के द्वारा कौन सा मैदान? सतलज का मैदान। इधर राजस्थान का मैदान, जिसको आगे जाके दो भागों में बांटेंगे। एक होगा शुष्क, क्या होगा? और एक होगा अर्धशुष्क। यहां पर शुष्क ये शब्द कैसे आया? तो ध्यान देना, दो बातें होती हैं किसी भी जगह का पता लगा। जैसे राजस्थान की हम जलवायु को पता करते हैं, राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो जलवायु के लिए अक्षांशों के बारे में पता करते हैं। क्या होता है? अक्षांश। अक्षांश हमने पढ़े थे 0 डिग्री, कर्क रेखा, मकर रेखा 66.5, 66.5। यहां पढ़ा शीत, तो यहां भी क्या पढ़ा? शीत। ये सूर्य यहां पर चमकता है तो क्या होया? उष्ण। ये होता है, और ये भी कौन सा? शीतोष्ण। अब भारत जो है वो यहां पर है ऐसे, राजस्थान से भी रेखा जा रही, तो राजस्थान एक्चुअल में होना किस में चाहिएगा? शीतोष्ण में। लेकिन जलवायु पता करने के लिए राजस्थान की जलवायु के लिए बहुत सारे कारक उत्तरदायी होते हैं किसी भी जगह की। वर्षा भी होती है, तापमान भी होती है, वनस्पति भी होती है, पवनें भी होती है, हम समुद्र के किनारे हैं वो भी होती है, समुद्र तल से ऊंचाई भी होती है। जलवायु में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर जलवायु हम लोग लेते हैं अक्षांश, क्या लेते हैं? या फिर क्या लेते हैं? या फिर क्या लेते हैं? तापमान। मेन सबका एक ही जड़ है, अक्षांश। उसके अलावा वर्षा और तापमान। देखो भाई, मान लो वर्षा, मान लो तापमान, दो ही बातें होती हैं, क्या तो अधिक या फिर कम। अगर वर्षा अधिक है तब क्या लिखूंगा? वर्षा अगर हो रही है ज्यादा तो उसको बोलेंगे आर्द्र। क्या बोलेंगे? जहां पर वर्षा कम है तो मतलब शुष्क, शुष्क नहीं शुष्क। क्लियर? तुम शुष्क बोल रहे हो ऐसे, शुष्क ये कोई शब्द ही नहीं है। ओके, ये तो बड़ा हमारे गांव में चना उगाते हैं, और चना उगाते हैं जब चने के छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं, क्लियर, यानी होली से पहले छोटे छोटे पौधे होते हैं जिसमें टांट भी नहीं आती, यानी छोटे छोटे, तो उसको देना चने का साग तोड़ के लाते हैं हम। चने का साग, उसके पत्ते तोड़ के नहीं लाते हैं क्या हम, छोटे छोटे? यस। या फिर कई बार खेत में जाते हैं तो सिलबट्टे पर लहसुन, मिर्च और नमक उसको एक पुड़िया में डालते हैं और चने के खेत में जाते हैं।
पानी आ गया मुंह में, नहीं समझा? तो ऐसा बताते हैं, अगर इसको हाथ से तोड़ के शुरू में खाते हैं, अगर आप इसको बिना हाथ लगाए शुरू में ऐसे खाना पड़ता है, तो बोले मैं ऐसे गांव में मिलता, कभी मेरे को पिछले साल ही पता चला, तो कैसे इससे सुस्या बनते हैं खरगोश, बताओ। मतलब किसी ने ये भी पता अरे कि चढ़ा कैसे खाना है, नहीं खाएंगे तो हम क्या बनेंगे, और खा लेंगे तो हम क्या बनेंगे, बताओ आप। सीधे सीधे भगवान की जो व्यवस्था है उसमें ही संकोच कर रहे हैं, बताओ आप, कि ऊपर साहब स्वर्ग है नरक है, जो आदमी ऊपर चला गया वो कभी नीचे लौट के आया क्या? तो किसने बताया स्वर्ग और नरक? क्लियर? जो भी करो खुल दिल से करो, नहीं समझा मेरी बात? यस, खूब झूठ बोलो दबा के, टेंशन मत लो। बेशर्म हंस भी रहे। कहीं तापमान अधिक होगा तो मतलब जहां पर तापमान अधिक है क्या बोलेंगे? अभी तो बोला उष्ण, और जहां तापमान कम है शीत, बीच का नहीं बोलना, शीत। अब राजस्थान में वर्षा, तापमान अधिक, तो राजस्थान की जलवायु कैसी होगी? शुष्क उष्ण। इसका एक शब्द है उपोष्ण जलवायु। क्या जलवायु होती है? उपोष्ण। सब जलवायु का प्रकार। वैसे मुख्य रूप से भारत की हम क्या पढ़ेंगे? शीतोष्ण। और राजस्थान की क्या हो जाएगी? कितने आधार लिए? 2। तो वो तो इस आधार पर बांट लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये शुष्क जहां वर्षा कम हो रही है, और शुष्क जहां पर ना तो ज्यादा ना ही कम। ओके, तो ये अरावली का ये वाला इलाका है जहां पर वर्षा बिल्कुल कम हो रही है। वृष्टि छाया प्रदेश बोला था ना, ये वृष्टि प्रदेश। ये फिर ये गंगा और उसके सहायक नदियों के दौरान बनाया गया गंगा का मैदान, सबसे बड़ा एरिया। और ये आता है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, क्या बोलेंगे? ब्रह्मपुत्र का मैदान। ओके, तो सबसे पहले लिख दे प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण। प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहला लिखना पॉइंट बना के सतलज का मैदान, देखिएगा यह मैदान मुख्यतः, यह मैदान मुख्यतः हरियाणा व पंजाब में स्थित है। यह मैदान मुख्यतः हरियाणा व पंजाब में स्थित है। डायग्राम देखो, ऊपर की तरफ हरियाणा पंजाब आएगा कि नहीं आएगा? ऊपर की तरफ हरियाणा और पंजाब। यस, यह मैदान मुख्यतः हरियाणा व पंजाब में स्थित है। लिख लिया क्या? यस। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, इस मैदान का निर्माण रावी व्यास सतलज नदियों द्वारा होता है। रावी, व्यास और सतलज नदियों द्वारा ऊपर की तरफ, लेकिन मुख्यतः कौन सी नदी के द्वारा हो रहा है? सतलज। तो नाम क्या दे दिया? सतलज का मैदान, राइट। अब एक शब्द और आता है दोस्तों, एक शब्द आता है ढाल। क्या शब्द आता है? ढाल। हमेशा नदियां ढाल के अनुसार बहती है। कैसे बहती है भाई? जाहिर सी बात है, अगर कोई उच्च इलाका है तो हमेशा नदी ये नीचे क्या बन जाता है? ढाल। तो क्या बताइए, कोई नदी ढाल के अनुसार बहती है नहीं बहती है? बिल्कुल बहेगी। कभी किसी नदी को देखा उल्टी पहाड़ पर चढ़ रही हो? कभी नहीं होगा ऐसा। मैं राजस्थान पढ़ाता हूं तो उसके अंदर सारी नदियां, लूणी नदी,
साबरमती नदी, बनास नदी, चंबल नदी, सारी नदी ऐसे गिर रही होती है। एक नदी माही नदी, मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था और फिर यूं गिर। क्लास में मैंने पूछा भाई सबको समझ में आ गया? बोल साहब बिल्कुल आ गया। एक लड़के ने हाथ खड़ा किया, बहुत टेंशन में था मैं, क्या बात हुई? इंटेलिजेंट था क्लास का। तो बोला साहब एक बात समझ में नहीं आई। क्या? बोला सारी नदियां ऐसे गिर रही है। मैं कहा बिल्कुल ढाल के अनुसार, लेकिन ये माही नदी ऊपर चढ़ी कैसे और फिर नीचे उतरी कैसे? ये बोर्ड पर लग रहा है कि नदी चढ़ रही है, जबकि इसको जमीन पर देखे तो नदी बह रही है। अरे नदी क्या हो रहा है? बह रही है। और उस पूरे नक्शे को मैंने कुछ ऐसे दिखाया तो वो आपको ऐसे दिखाई दे रही। बात समझ आ गई? तो ये नदी ऐसे ऊपर चढ़ रही है, ऐसे नहीं तो कभी भी कोई नदी ढाल के विपरीत नहीं बहती है, ढाल के अनुसार बहती है। बोलो बात समझ गए क्या? यस। कुछ एक अपवाद है जो थोड़ा सा, यस, जो ऊंचाई एरिया होता है बहुत कम होता है, तो जब पानी का वेव ज्यादा बढ़ता है तो धीरे धीरे कुछ इस प्रकार से, यानी कि ऊंचे इलाके में बहती है। कई प्रकार के, जब मैं अपवाद तंत्र पढ़ाऊंगा जब आपको बताऊंगा अनुवर्ती, अनुनावर्ती, पूर्ववर्ती, ढाल के विपरीत, ढाल के अनुसार, इन सब नदियों के बारे में बताऊंगा क्या होता है, कैसे कैसे बहती है। त्रिकोणीय, रेखीय, ट्री आकार की नदियां, यानी कुछ इस प्रकार से बहेंगी। सहायक नदियां तो ट्री आकार हो गया, क्लियर? त्रिकोणीय, ठीक है। या फिर कई बार मैसी नदी, तो आपस में कुछ इस प्रकार से वृत्ताकार नदी, तो वो कोई नदी ऐसे बह रही है, उसके अंदर कोई सहायक नदी और गिर रही है, फिर उसके अंदर कोई और सहायक नदी गिर रही है, फिर और, तो ये वृत्ताकार हो गया। ऐसे नदियों के प्रकार होंगे बहुत सारे, जो अपवाद तंत्र पढ़ेंगे हम। तो हमेशा ढाल के अनुसार। तो इस नदी का भी ढाल अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से है, ऐसे है। अब आते हैं दिशाओं पर, याद करिएगा मैंने आपको दिशाएं पढ़ाई थी, पूछा भी था आपसे, ये उत्तर, ये पूर्व और ये पश्चिम। किसी भी जगह का अगर ढाल वाला प्रश्न आ जाए तो वहां की नदी उठाएंगे हम लोग। अब बताओ इसकी नदी ऐसे बह रही है, तो ढाल किससे किस ओर हो गया? उत्तर पूर्व से, बात खत्म। अरे समझ गए क्या? यस। अब अरावली, अरावली यहां से शुरू होती है ऐसे, क्लियर? तो अरावली जो है वो कैसे हो गई? दक्षिण से को की ओर, उत्तर पूर्व को जाती है। बात समझ गए? अब यहां की नदियां ऐसे बहती हैं, तो ये भी सेम ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ये मैदान। और जबकि अरावली कैसे है? दक्षिणी पश्चिम से, राइट, ऐसे होता। तो इसका ढाल, इसका इस प्रकार से, मैदान का ढाल इस प्रकार से। पूर्व के क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसे हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर, सॉरी दक्षिण पूर्व की ओर। अब ये नदी ऐसे बह रही है तो क्या हो गया? दक्षिण, उत्तर पूर्व से, अच्छा ये उसका उसमें मिल गया क्या? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की। बोल बात समझ गए? यस, लिखिएगा इस मैदान का ढाल किस मैदान का? इस मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इस मैदान के मध्य, इस मैदान के मध्य दो आब पाए जाते हैं। दो आब, क्या पाए जाते हैं? दो आब। याद करिएगा मैंने आपको बताया था दो नदियों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? दो आब। तीन के बीच में त्रिआब, और पांच के बीच में पंजाब, तो उसी से नाम तो पड़ा पंजाब। अब हमको सिर्फ ऊपर की नदियां लेनी। अभी मैंने बताया आपको कुछ नदियां, इनके बीच में दो आब पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो आब। ध्यान दें, इस सतलज के मैदान में कौन कौन से दो आब? अभी एक नदी बताई रावी, फिर एक नदी बताई व्यास, फिर एक नदी बताई
क्लियर? यस। सतलज नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि पत्तों को न्या? मैंने आपस में बात करने के लिए नहीं बोला, खिड़की से फेंक दूंगा। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। दीदी जोजिला दर्रा तो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में रह गया, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में ऊपर की तरफ रह गया। हम तो नीचे हिमाचल के वाले एरिया की बात कर रहे हैं जी। है? हाँ सही जवाब है। तुम सिपारी दर्रा, सिफारी दर्रा, ऐसा तो कोई दर्रा ही नहीं था। पढ़ने में थोड़ा अभी जो पढ़ा ना आपने उसमें गलती कर दिया आपने, थोड़ा जल्दी से पढ़ते, वापस देखो, ढंग से देखो, आप ढंग से देखो। अब देखो, चलो नहीं देखा देखो, और मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। आपके बोलने से पहले लिखा मैंने, आपसे सोचना कि मैं आपने बोलने के बाद कॉपी खोल देखो, दर्रा पीछे, जस्ट पीछे जाओ, जाओ देखो, सिपकेला दर्रे में। तो तुमने क्या बोला था? है या नहीं है? ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? आपसे नहीं बेटा, इससे आप बताओ। टीपन, टीपन अभी है ना, पता नहीं कौन। वो देखो क्या पीछे पीछे बैठे हैं, वहां तक वो नीचे कॉपी पलट भी सकते हैं, लेकिन नहीं टीप रहे हो। ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, मना कर दो, क्या नहीं आता सर? आप बताओ, दिमाग से आउट हो गया या पढ़ा नहीं घर पे? ठीक, बात कर, पूछ रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं, पन्ने पलट रहे हैं। अब याद रहेगा उनको हमेशा। यांग याप क्या था या नहीं था? यस। देखो यांग याप दर्रे में ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। यांग याप में चेक करो, अरे या नहीं है? यस। तुम्हें रटा के जाऊंगा मैं यहीं पर ही सारी चीजें, ध्यान रखना। तुम्हारा किससे पाला पड़ा है ज्योग्राफी के अंदर, ये भी ध्यान रखना। तुम, मैं बता देता हूं, तुम बहुत किस्मत वाले हो तुम लोग कि तुम्हें मैं मिला, और मैं बहुत, ठीक है। ये कुछ नदियां हैं, इसके द्वारा सतलज मैदान का क्या हुआ है? निर्माण। अभी मैंने 3 ही लिखाई, लेकिन मैंने और कुछ नदियां भी बता दी। इनके बीच में दोआब पाए जाते हैं, ठीक है ना। रावी और व्यास के बीच वाले को कहते हैं बिस्त। ये है बारी, दोआबों के नाम बता रहा हूं सतलज मैदान के। और ये जो पाया जाता है ये है मालवा दोआब, मालवा का मैदान। किसका मैदान? मालवा का, ठीक है ना। और जो आपका ये घग्गर और ये यमुना वाला जो इलाका है, इस वाले जो मैदान है, इसका नाम हो जाता हरियाणा भिवाड़ी का मैदान। हरियाणा और भिवाड़ी का मैदान, भिवाड़ी नहीं भिवानी, हरियाणा भिवानी। अगर भिवाड़ी कर दिया तो वो हमने राजस्थान के जिले का नाम, राजस्थान की एक जगह का नाम बताया, और भिवानी किया तो किसका जिला बताया? हरियाणा। तो हरियाणा भिवानी का मैदान। ऐसे ये दोआब पाए जाते हैं, मैदानों के नाम है। दोआब एक प्रकार के 2 नदियों के मध्य क्या है? 2 नदियों के मध्य मैदान। इसकी तो डेफिनेशन बता रहे हैं हमारे दोआब की, वो दोआब कहलाता है। उतारो पहले दोआब की परिभाषा, और फिर ये ऐसे बना करके और
लिख लिया? और एक बात तो लिखना, इस मैदान में सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। इस मैदान में सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। इस मैदान में, किस मैदान में? सतलज के मैदान में सर्वाधिक क्या पाई जाती है? उत्पादकता पाई जाती है। उत्पादकता मतलब किस उत्पादकता की बात कर रहे हैं हम लोग? अरे बोलो। कृषि से संबंधित जो भी फसलें, उनका उत्पादन करना यानी उत्पादकता। बोल बात समझ गए क्या? चलिए साहब, चो। और इससे पहले जब हिमालय पढ़ाया तो एक शब्द लिखाया था चौंस, लिखवाया था चो। शिवालिक के पदेन क्षेत्र, पद यानी पैर, ये शिवालिक है, और इसका पदेन ये वाला एरिया चौंस, हिमालय में अस्थायी धाराएं बनती है जिनका कोई नाम नहीं होता, उनको क्या कहते हैं? चौंस। चो हिमालय की शिवालिक श्रेणी में, शिवालिक श्रेणी के पदेन, शिवालिक के पदेन क्षेत्र में अस्थायी धाराओं, अस्थायी धाराओं ओब्लिक चौंस द्वारा बने खड्डे अपर्दित भूमि चो कहलाती है। क्या कहलाती है? पंजाब होशियारपुर में सर्वाधिक चो पाए जाते हैं। तो और क्या करना है? हाँ लिख लो। चो का उपयोग मुख्यतः चावल की खेती के लिए करते हैं। चावल की खेती के लिए करते हैं। चो का जो उपयोग है मुख्यतः वो चावल की खेती के लिए करते हैं, क्योंकि इन खड्डों के अंदर क्या भर जाता है? जल। और जल भर जाता है तो भरे हुए एरिया के अंदर जो है हम क्या कर सकते हैं? चावल उगाएंगे। इसी के आगे बात है, अस्थायी धाराओं ओब्लिक चौंस द्वारा बने गड्ढे अपर्दित भूमि चो कहलाती। क्लियर? चो और चौंस, राजस्थान में इनका अलग ही नाम होता है। क्या नाम होता है राजस्थान में? यस, देखना उतार ले सामने, उतारो। राजस्थान में भी अपर्दित खड्डे और भूमि बनते हैं। सर्वाधिक जो है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर चंबल नदी के द्वारा, जिन्हें हम लोग बीहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीहड़। बीहड़ में पहले डाकू पाए जाते हैं, चंबल के डाकू, अब नहीं है। अब तो उनके बच्चे पढ़े लिखे हो गए, नौकरी लग गए, तो अब डाकू डाका डालने की जरूरत नहीं है। दिन में दिन दाड़े चोरी करना, बंदूक के दम पर डाका डालना कहलाता। बैंक में डाका डालना दिन दाड़े, चोरी
रात के समय या दिन के समय सूने मकान में होती है। उतार लिया? ठीक। नदियों द्वारा अपर्दित भूमि बीहड़ कहलाती। क्या कहलाती है? बीहड़। राजस्थान में चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक अपर्दन होता है। सवाई माधोपुर सर्वाधिक अपर्दन। सर्वाधिक क्या है? अपर्दन। फिर करौली में, फिर धौलपुर। करौली को इनका दूसरा नाम बीहड़ या फिर डांग है। डांग, एक डांग वो होती है डांग निकाल के ले जाए एक बार, वो अलग है। डांग की रानी कहते हैं। करौली को जो है किसकी रानी कहते हैं? डांग की रानी। नदियों द्वारा अपर्दित भूमि बीहड़ या डांग कहलाती है। राजस्थान के संदर्भ में बता रहा हूं। राजस्थान में चंबल नदी सर्वाधिक अपर्दन करती है। कोई चो या चौंस नहीं बनता है क्योंकि अस्थायी धारा नहीं है, सबका नाम है। सवाई माधोपुर में सर्वाधिक अपर्दन होता है, सर्वाधिक बीहड़ पाया जाता है। करौली में 2 नंबर पर है, इसे डांग की रानी भी कहते हैं। 3 नंबर पर जो धौलपुर का नंबर आता है, जहां पर सबसे ज्यादा ही पाया जाता है। राइट, चलो बीहड़ तो आप समझ गए। अपर्दित भूमि क्या हो गया? अपर्दित भूमि, खड्डे, नदी जल द्वारा। अच्छा, एक शब्द और आता है बीड़, नोट बीड़ी। जैसे कई लोग क्लास की दीदियां सल्टाती हैं, तेंदू के पत्ते इससे बनाते हैं राजस्थान में। तेंदू के पत्ते का, जिस पत्ते का प्रयोग करके और बीच में तम्बाकू लगाई जाती है, तम्बाकू वो वाली, ठीक है ना, वो लगाई जाती है और वो लगा करके उसको रोल बनाते हैं, वो बीड़ी होती है, तेंदू के पत्ते। राइट, अब थोड़ा इधर आते हैं। नोट बीड़ी, बीड़ मैं बताऊंगा, ये उद्योग में भी चलेगा कि बीड़ी उद्योग राजस्थान में, तेंदू के पत्ते का प्रयोग, ये सब है, सारी बातें ध्यान रखना। तम्बाकू जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। यस, तो बीड़ जी बताइए क्या होता है बीड़? बीड़ कहां पाए जाते हैं? बीड़ क्या होता है? नाम एक जैसा लग रहा है, बीड़ और बीहड़। राजस्थान का जब जीके शुरू करेंगे तो उससे पहले हम लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। शेखावाटी में चारागाह भूमि को आप देखते हैं, लोगों के खेत होते हैं, उसके अलावा सरकारी जमीन होती है, गोचर भूमि होती है कि होती? खाली सरकारी जमीन होती है, गोचर भूमि, चारा भूमि होती है, उसको कहते हैं बीड़। कहां पर? शेखावाटी में चारागाह भूमि को क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। और जबकि बीड़ जो होता है वो अपर्दित भूमि या खड्डे होते हैं, और ये सर्वाधिक कहां बनते हैं? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। और बात समझ गए क्या? यस, ये उतार लिया कि तुम लोगों ने? उतार लिया? ठीक, चलिए। और इसी के साथ में सतलज का मैदान कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लिखिएगा राजस्थान का मैदान। राजस्थान के मैदान को 2 भागों में बांटते हैं साहब।
कितने भागों में? 2 भाग। एक शुष्क मैदान और एक अर्ध शुष्क मैदान। एक शुष्क आ जाएगा तो दूसरा क्या आ जाएगा? अर्ध शुष्क। राइट, लिखिएगा पॉइंट बना के। राजस्थान में शुष्क व अर्धशुष्क मैदान वर्षा के आधार पर बांटे जाते हैं। जहां 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा शुष्क मैदान तथा 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा अर्धशुष्क मैदान बनता है। अर्धशुष्क मैदान बनता है। ये प्राय उच्च भूमि प्रदेश में सम्मिलित है। प्राय उच्च भूमि प्रदेश में क्या है? सम्मिलित है। कौन? राजस्थान का मैदान। राइट, 2 प्रकार। अब इसकी और ज़्यादा डिटेल हम या भारत वाले में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे किसमें? राजस्थान वाले में। क्लियर? और ज़्यादा गहराई से डिटेल, जिसमें बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल, बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। क्लियर? जहाँ पर जो है कई प्रकार के घग्गर का मैदान बनेगा, लूनी बेसिन का मैदान बनेगा। क्लियर? वहाँ पर कई प्रकार के गोडवाड़ बेसिन का मैदान बनेगा। ऐसे कई में नागौर उच्च भूमि बनेगी। ये तमाम इतने बनेंगे। ये पूरा का पूरा जो इलाका है राजस्थान का मैदान, ये पूरा किस में पड़ जाता है? मरुस्थलीय वाले पार्ट में। और ये पार्ट जो है हम वहाँ कहाँ पढ़ेंगे? राजस्थान में। राइट, चलो नेक्स्ट। राजस्थान का मैदान कंप्लीट। नेक्स्ट लिखिएगा गंगा का मैदान। किसका मैदान? गंगा का मैदान। यह मैदान गंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। यह मैदान मुख्यतः देखिएगा, यह मैदान मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। ओके, अब देखो जो गंगा का मैदान देख रहे हैं, गंगा नदी इस प्रकार से बहती है। क्लियर? तो कहां से हो जाएगा? उत्तर पश्चिम से
दक्षिण पूर्व। इस मैदान का ढाल, इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर अवस्थित है। लिख लिया? और सभी मैदानों में सबसे बड़ा मैदान है। लिखो, सभी मैदानों में सबसे बड़ा क्या है? मैदान। ठीक है साहब, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। भाई जितना टाइम उतना पढ़ाएंगे, जितना टाइम उतना पढ़ाएंगे। सर को बुलवा के लाओ ना भाई। चल मैं करता हूँ, रुके 1 मिनट।